सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का दूसरा अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस अध्याय के माध्यम से हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे, हाकिम शेख एवं अमन तथा रंजन की कहानी से रूबरू होंगे और जानेंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं की स्थिति क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार की समानता है और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए केरल तथा कोस्टा रिका की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या है देख लीजिए। आप यहाँ जितने भी चित्र देख रहे हैं, कहीं मेंटल स्ट्रेस, कहीं लोगों में तनाव, तो कहीं झुग्गी झोपड़ी में लोगों का जीवन, अस्पताल, विभिन्न प्रकार का भोजन, कहीं पौष्टिक भोजन तो कहीं भोजन बनने के हालात, पानी की व्यवस्था, नाई की दुकान, जो अस्पताल की गाड़ियाँ, मेडिकल टूरिस्ट, एम्बुलेंसेस, और ये सारे चित्र ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। वास्तव में लोकतंत्र में लोगों को सरकार से यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, गृह निर्माण, उद्योगों की स्थापना, सड़कों का विकास आदि सब कल्याणकारी कार्य करें। स्वास्थ्य सुविधाएं भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सारी की सारी जन सुविधाएं कहलाती है। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों से एवं चोट से मुक्त रहना, रिमेन फ्री फ्रॉम डिसीज एंड इंजरीज। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी एवं चोट से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है, जैसे पीने के लिए स्वस्थ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, संतुलित आहार, तनाव मुक्त जीवन आदि। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती फुर्ती के साथ करें, उच्च मनोबल के साथ करें, क्योंकि सुस्त एवं अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना, ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम स्वस्थ व्यक्ति उसे ही कहेंगे जो तनाव मुक्त हो, प्रसन्न हो और चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, अपने सारे कार्य अच्छे से कर लेता हो। तो आइए देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में हम देखते हैं कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग 15,000 नए डॉक्टर हर वर्ष तैयार होते हैं। तो वहीं भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में ही बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरा देखिए, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 और 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 18,218 हो गई और आज हम 2020 में जी रहे हैं। मतलब ये संख्या लगभग दुगनी और तिगनी हो गई है। लेकिन आज भी भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक या टीबी से मर जाते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो पा रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। जैसा कि आपने कभी कभी टीवी में खबरों में देखा होगा कि पाकिस्तान से कोई हमारे यहाँ इलाज कराने आया और वो स्वस्थ होकर गया, या श्रीलंका से आए या नेपाल से आए।
तो वे सभी जो स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आते हैं चिकित्सा पर्यटक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के कई अस्पताल ऐसे हैं जिनकी तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। लेकिन अगर हम अगले कॉलम देखें तो क्या पाते हैं कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई संचारणीय बीमारियां हैं जो पानी के फैलने से हो रही है, और इन बीमारियों में से 21% तो जल जनित होती है, मतलब जल के द्वारा फैलती, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस आदि। अगला कॉलम देखिए, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। और अभी हाल ही की खबर है, कोरोना फैलने के बाद आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है उसको मंगाया था कोरोना में सुधार के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया था। और हमारे प्रधानमंत्री ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने लगभग 15 देशों को कोरोना काल में मदद की है। अगर हम दूसरा कॉलम देखें तो भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं या कुपोषण के शिकार रहते हैं। तो ये है हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का आंकड़ा। तो इनसे क्या पता चलता है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, बीमारी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें योग्य डॉक्टरों की, नर्सों की, स्वास्थ्य सेवकों की, विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके, और हमें आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से मुहैया कराई जा सके। जैसे कि आप देखते हैं अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी, ये सारी की सारी बातें आवश्यक है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। हमारे देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने व अस्पताल है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का अनुभव भी है। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति से इलाज की नई तकनीकी प्रविधियां उपलब्ध है, परंतु दूसरा स्तंभ बताता है कि हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाने में असमर्थ है। आइए देखते हैं इसे अमन और रंजन की कहानी के माध्यम से। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अमन जो कि एक गरीब छात्र है और रंजन जो कि अमीर छात्र है, ये दोनों ही बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अमन जब बीमार पड़ता है तो वो इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाता है। पहले दिन जाता है तो नंबर लगाता है, डॉक्टर को दिखाता है, 5 रुपये की ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ से 5 रुपये की रसीद काटता है। जब नंबर आता है तो डॉक्टर उसको विभिन्न चेकअप लिखने के लिए देता है। चेकअप की रिपोर्ट उसको 2 दिन बाद मिलती है क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। रिपोर्ट मिलने के बाद फिर तीसरे दिन डॉक्टर दवा लिखता है और दवा लिखने के बाद उपरांत वो दवा खा पाता है। मतलब अमन बीमार होने के 3 दिन बाद दवा खा पाता है और ठीक होता है, फिर स्कूल पहुँचता है। वहीं रंजन एक अमीर घराने का लड़का है जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है तो वह देखता है कि वहाँ पर उस इंट्रेंस में जाते से ही उसको 500 रुपया की फ़ीस देनी पड़ती है। और जब डॉक्टर चेक करता है तो बड़े मुस्कुराते हुए बात करता है, कुछ टेस्ट लिखता है, वो टेस्ट भी जल्दी ही 2500 रुपया के हो जाते हैं और थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाती है। फिर नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है, वो भी बढ़िया गुनगुनाते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए लगाती है। और इस प्रकार 1-1.5 घंटे में ही रंजन का इलाज बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं इन दोनों उदाहरणों से कि निजी अस्पतालों में जहां महंगी सेवाएं मिल रही है, वायरल फीवर के लिए रंजन को 3000 रुपये खर्च लग गया, वहीं अमन का इलाज मात्र 50 रुपया में हो गया, लेकिन उसको 3 दिन लगे। तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों
वह अस्पतालों की एक श्रृंखला है, एक चैन है जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जो शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इनकी देखरेख करता है और राज्य का अस्पताल इन जिलों के अस्पताल का निरीक्षण करता है या इनकी देखरेख करता है। तो इस प्रकार आपने देखा भी होगा कि आजकल गाँव में आशा कार्यकर्ता अपॉइंटेड की गई है जो हर गाँव में रहती है, जो महिलाओं की समस्या है या सामान्य बीमारी जैसे सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ वितरित करती है और आप सभी लोग परिचित भी होंगे। फिर होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग अगर हर गांव में ना हो तो पंचायतों में होता ही है। फिर उसके बाद होता है सीएससी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक स्तर जनपद स्तर पर जरूर होता है। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर होता है स्टेट का हॉस्पिटल, राज्य का अस्पताल और सभी जानते हैं देश में एम्स नई दिल्ली में है और आजकल एम्स की स्थापना विभिन्न राज्यों में की गई है, हमारे भोपाल में भी है और नॉर्थ ईस्ट में निगरेम्स की स्थापना की गई है जो कि नॉर्थ ईस्ट का एम्स है जहाँ सातों राज्यों के मरीज स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आते हैं। तो इन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना है। दूसरा, इनका संचालन जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा, ये सबके लिए है जिसका मुख्य उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है ताकि गरीब लोग भी आसानी से इलाज करवा सके। जैसे आपने अमन और रंजन की स्टोरी में देखा कि अमन का इलाज कैसे मात्र 50 रुपया में हो गया ताकि गरीब से गरीब भी वहाँ जा सके। अगला इसका उद्देश्य है कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया और कोरोना जिससे आप अभी जानते हैं जैसी बीमारियों की रोकथाम भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला है कि इनकी रोकथाम के लिए लोगों का भी सहयोग जरूरी है, जैसे मच्छरों को पनपने से रोकना, आसपास पानी न जमा होने देना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ताकि हम इन बीमारियों को फैलने से बचा सके। अभी हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं हाकिम शेख की कि हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKSMS के सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या, उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ भी नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया और जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब क्या हुआ इस हाकिम शेख की स्टोरी से? इस प्रकरण से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, परंतु हाकिम शेख को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाता तो उसमें मरीज की जान भी जा सकती है, अर्थात वह जीवन की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। अतः अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर किए गए व्यय का पूरा भुगतान करे। क्यों? क्योंकि यह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। लेकिन इस प्रकरण में हमने देखा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में अक्षम थी वहाँ पर।
तो अब दूसरा आता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। जैसा कि हमें रंजन की स्टोरी से पता चलता है कि वहाँ खर्च ज़्यादा होता है। वो क्या होती है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। आप खंडवा में भी देख सकते हैं, गुर्जर हॉस्पिटल है या प्रकाश हॉस्पिटल है। ये सभी निजी स्वास्थ्य, और भी कई निजी दवाएं देने की दुकानें हैं या निजी क्लिनिक बहुत सारे डॉक्टर चलाते हैं। तो बड़ी संख्या में डॉक्टर निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है जिन्हें आरएमपी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर है जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। तो निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाएं हैं जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई स्कैन व अन्य परीक्षण करती है। दवाइयों की दुकानें हैं जो निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती है। तो ये सारी की सारी निजी स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। इन्हें निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका संचालन निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जन कल्याणकारी कार्य करना नहीं होती है। जन कल्याण तो करते हैं लेकिन आर्थिक उद्देश्य पहले पूर्ण करते हैं। यहाँ मरीजों को अधिक धन व्यय करना पड़ता है, अतः प्रायः गरीब लोग वहाँ इलाज नहीं करा पाते हैं और ये दवाइयाँ बेचने, बनाने एवं कई सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब हम देखते हैं कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं में समानता है। तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है जो शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और इनका मूल्य भी ज़्यादा होता है। बहुत से लोग इन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं, अतः उन्हें ऋण भी लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक धन कमाने के लिए कई अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित करती है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट लिखना, दवाइयाँ, इंजेक्शन या सैलाइन का परामर्श देना, जबकि वही सामान्य इलाज से भी मर्ज ठीक हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग थोड़ा सा वायरल फीवर होने के लिए भी कई सारे टेस्ट कराते हैं। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने डिग्री किस लिए ली जब वो टेस्ट के बल पे ही ये सब चीज़ें करने वाला होता है। तो हम क्या पाते हैं बेटा कि भारत के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है। मात्र 20% लोग हमारे देश के जो दवाइयों को खरीद पाने में सक्षम है। मध्यम वर्गीय लोग भी दवाइयों का खर्च वहन करने में कठिनाई महसूस करते हैं और 40% लोग किसी बीमारी या चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वे ऋण पर निर्भर रहते हैं या उन्हें अपनी संपत्ति बेचना पड़ता है। तो जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गई, तो 40% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो ऋण लेकर के ही अस्पताल में भर्ती हो पाते हैं। तो ये है हमारे देश की स्थिति। गरीबों के परिवार में बीमारी चिंता का कारण बन जाती है। गरीब लोग पहले से ही कुपोषण का शिकार होते हैं, मतलब संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं तथा आधारभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है, साफ वातावरण का अभाव होता है और ऐसे में उनके बीमार पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। महिलाओं को शीघ्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है तथा कई आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित नहीं है, ना ही निजी सेवाएं उपलब्ध है। तो ये सब असमानता की ओर इशारा करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी में, और यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। आजकल सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जन सुविधाएं शुरू की गई है। तो देखिए हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है, जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग, जैसा कि आप ऊपर चित्र में भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं। तो कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी
आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। देश की सीमाओं की रक्षा की जाती है, इसीलिए हमें सरकार को कर देना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? हमारे देश में स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। लोगों को सामाजिक स्थिति एवं स्वास्थ्य सेवाएं दोनों पर कार्य करने की आवश्यकता है कि हमें हमारी सामाजिक स्थिति को भी क्या करना है, उसका स्तर ऊंचा उठाना है और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी कार्य करना है। तो ये कैसे, जैसे देख लीजिए कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, तो हमें मास्क लगाना ज़रूरी है, या कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोकना है। देखिए बहुत सारी संचारणीय बीमारियां हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, सारस, whooping कफ और पेट्रिसिस, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इन्हें बढ़ने से रोकना भी है। तो आइए हम अनुभव लेते हैं कि केरल ने क्या किया। 1996 में केरल ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। पंचायतों मतलब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ताकि वे योजनाबद्ध तरीकों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, महिलाओं के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था करना संभव हो सका। इसके तहत जल वितरण की व्यवस्था, स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया तथा गांव की समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया, फिर भी दवाइयों की कमी, अपर्याप्त बिस्तर एवं डॉक्टरों की कमी की समस्या बनी रही। इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो जिस तरह केरल में देख लीजिए आप, केरल कहाँ स्थित है? हमारे देश के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर स्थित है केरल, जो कि अरब सागर, एक तरफ अरब सागर और दूसरे तरफ तमिलनाडु की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र में जब पंचायतों को दे दिया गया बजट, तो लोगों ने कई समस्याओं पर निजात पा लिया। अभी देखते हैं हम कोस्टारिका। कोस्टारिका दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्वस्थ देश माना जाता है और इसका मुख्य कारण उसके संविधान में ही निहित है। वो क्या कि कोस्टारिका में कई वर्ष पहले सेना को न रखने का निर्णय लिया गया। अब सेना पर किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया एवं लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का स्वच्छ जल, सफाई, पोषण और आवास उपलब्ध कराएं तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को शिक्षा का जरूरी भाग बनाया गया, चाहे स्कूल से लेकर के कॉलेज तक। तो अतः वह एक स्वस्थ देश के रूप में जाना जाता है। और आप देख लीजिए कोस्टारिका की स्थिति दक्षिण अमेरिका में, तो ये विश्व का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, जहाँ पर सेना रखी ही नहीं गई। तो सेना पर जो खर्च किया जाता है, आज आप देख लीजिए हमारे देश में अपाचे और न जाने कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स सेना के लिए लाए गए हैं, जो करोड़ों रुपए के हैं। अगर 10 ही हेलीकॉप्टर खरीद ली तो अरबों रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो और न जाने क्या क्या सेना के लिए साजो सामान लगता है, हथियार लगते हैं। तो अगर इन पर खर्च न किया जाए तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर तरीके से प्रदान कर सकते हैं। तो देश की नीतियाँ भी सही होनी चाहिए। हमारे देश में तो क्या है बेटा, नीतियाँ तो इस तरह बनती कि हमारे देश में मंदिर की चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची है, या हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनाते हैं, लेकिन सामान्य सुविधाएं हमारे देश के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हम भी ताली और थाली बजाने में व्यस्त है। तो कुछ शब्द संकलनों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि सार्वजनिक क्या है, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है और लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जन कल्याण नहीं होता। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। और अगला है संचारणीय बीमारियां। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। और आज आप देखते ही हैं ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाना पड़ता है। मतलब जब हम अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले ओपीडी में ही जाते हैं, वहाँ पहले पर्ची कटाते हैं और फिर डॉक्टर से भेंट करते हैं, उसके बाद ही हम कहीं भर्ती हो सकते हैं। नैतिक आचार किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत होते हैं। और जेनेरिक दवाइयाँ, दवाइयों के रासायनिक नाम हैं। ये दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं और वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो इस प्रकार हम ये जेनेरिक दवाइयाँ बहुत ही सस्ती होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो ये कुछ प्रश्न है जिसे आप जरूर करिएगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, चिकित्सा पर्यटक से क्या आशय है, संचारणीय बीमारियां किसे कहते हैं, कोस्टा रिका में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे विकसित की गई। और ये कुछ बड़े प्रश्नों के उत्तर कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, इस पर चर्चा कीजिए। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो बी सेफ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। धन्यवाद।